अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और अपने पेरेंट्स की सेहत का ख्याल रख रहे हैं और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। एंड आई होप आप अपना टाइम अपनी स्टडीज़ में अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस पेंडेमिक की वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस पे ही फोकस्ड रहना पड़ रहा है। तो इससे पहले जैसे कि आपको पता है मैं एलएमएस पे यूट्यूब लिंक्स शेयर करता था आपके साथ, या मैंने सॉफ्ट कॉपी भी आपके साथ शेयर कर रखी है। एंड आई होप आपने वो सारा मटेरियल देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। या कहीं पे भी अगर कोई आपको दिक्कत होगी आप प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे मैसेज करें, मुझे कांटेक्ट करें, मुझे कॉल करें, जैसे भी पॉसिबल हो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। मैं आपके इंशाल्लाह वो डाउट्स क्लियर करूँगा। अगर मुझसे हो सका मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा उन डाउट्स के लिए, ताकि आपको ये ना सारी चीज़ें समझ आ जाएं और आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। जैसे कि हमने ये यूनिट फर्स्ट कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी इसके नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके वीडियो के लिंक्स आपके साथ शेयर किए हुए। बट हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि हम सेल्फ मेड वीडियोस आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको क्या कहते हैं समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो मैं फिर से ये सारे यूनिट्स जितने भी हमने पढ़े हुए हैं, जितने भी मैंने कवर किए हुए थे, मैं वो रिवाइज़ करूँगा ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और ये हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए। तो सबसे पहला यूनिट है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन क्या है। तो जब हमारी क्लास हुई थी मैंने आपको समझाया हुआ था, हमने थॉरोली पढ़ा हुआ था कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब बेसिकली होता है लेन देन। आप मुझे कुछ दोगे, मैं उसके बदले आपको कुछ दूंगा, तो ट्रांजैक्शन होती है। दो पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर के पास जब एक कस्टमर जाता है, कस्टमर उसे पैसे देता है, शॉपकीपर उसे उस पैसे के बदले कोई चीज़ देता है, तो वहाँ पे एक्सचेंज होता है। दो चीज़ों का एक्सचेंज होता है। इस ट्रांजैक्शन में किस चीज़ का एक्सचेंज हुआ? पैसे और प्रोडक्ट का। तो इस चीज़ को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जहाँ पे लेन देन हो उस चीज़ को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन कैसी किस टाइप्स की होती है? कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इनको हम समझेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, वाई देयर इज़ नीड टू सेट द क्रेडिट लिमिट। आप फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोर चला रहे हो, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। आपके पास आधे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो आपको बिल्कुल कैश देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आया, उसने आपको 10 रुपीज़ दे दिए, आपने उसे 10 रुपीज़ का लेस दे दिया या कोई भी स्नैक दे दिया, तो उसने वो ले लिया। वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी हो गया वहाँ पे, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन वहाँ पे एक और बंदा आता है आपके पास, वो क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है इसमें। मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं हाईलाइट करता रहूँगा कि मैं कौन सा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आई डोंट नो व्हाई मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ इस स्क्रीन पे। तो मैं कहाँ पे था? हाँ। तो एक बच्चा आता है, वो 10 रुपीज़ का स्नैक ले जाता है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई आपके दरमियान और आपके उस कस्टमर के बीच में। और ये ट्रांजैक्शन किस चीज़ की थी? कैश ट्रांजैक्शन की थी, क्योंकि उसने आपको नकद पैसे दे दिए, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया। बट वहीं पे एक कस्टमर आता है आपके पास जो आपसे मंथली राशन लेता है, ग्रोसरी लेता है। ग्रोसरी आपको पता ही, मैंने बताया हुआ ग्रोसरी क्या होती है, जो हाउस होल्ड कंजप्शन में यूज़ होते हैं ना, जैसे वेजिटेबल्स हैं, क्या कहते हैं जो घर में यूज़ होते हैं, साल्ट है, शुगर है, जो मंथली यूज़ के लिए घर में होता है, घर गृहस्थी का सामान जो होता है उसे ग्रोसरी कहते हैं। तो जो वो बंदा आपके पास मंथली बेसिस पे आपसे ग्रोसरी परचेज करता है, वो आपके पास आता है, आपसे चीज़ें लेता है, लेकिन वो आपको नकद पेमेंट नहीं देता है। वो क्या करता है आपके वो क्या करता है आपकी पेमेंट का, वो आपको एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पे करता है। तो जो आप वो उसे चीज़ें देते हो, आप उसे उधार देते हो, तो उधार को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप रियलाइज कैश उसी टाइम नहीं कर रहे हो जिस टाइम ट्रांजैक्शन हो रही है। रियलाइज मीन्स मतलब होता है कि आपको कैश उसी टाइम आ नहीं रहा है जब आप उसे गुड्स दे रहे हो, आपको कैश थोड़ा लेट आ रहा है। तो उस लेट कैश को हम जो ले रहे हैं उससे, तब तक हम उसे वो प्रोडक्ट्स उधार में देते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को उधार में देना हम उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि वहाँ पे कैश उसी टाइम पे आ नहीं रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि
आप एक कस्टमर को कितना क्रेडिट, कितना उधार पे देते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम ना क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं। हमने एक आइडिया लगाया होता है कि किस कस्टमर को कितना क्रेडिट लिमिट पे देना होता है। उसके पीछे रीजंस होते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है उस कस्टमर का प्रीवियस रिकॉर्ड। अगर फॉर एग्जांपल वो कस्टमर आपका पहले से ही कस्टमर है और आपको पता है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कितना मुझे पे कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5,000 का उसे उधार देता हूँ, वो 5,000 रुपये दे देता है मुझे एट द एंड ऑफ मंथ, तो मैं उसकी क्रेडिट लिमिट 5,000 ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इससे ज़्यादा चला गया तो एट द एंड ऑफ मंथ वो मुझे नहीं दे पाएगा 5,000 से ज़्यादा, तो आपके पैसे वहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट लिमिट, कि किस बंदे को, किस कस्टमर को कितना मुझे उधार देना है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द टर्म क्रेडिट लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट द सेलर एक्सेप्ट्स to grant to its customer. The setup of credit limits for each of its private limited company customer is necessary to manage customer risk and limit its commitment according to buyer's capabilities. जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्रेडिट लिमिट हम इसीलिए लगाते हैं वहाँ पे ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना लें, हमारे पैसे ना डूबे, और हमें पता होना चाहिए, हमें पता होता है प्रीवियस रिकॉर्ड्स की वजह से कि कस्टमर की कैपेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर है, एक एम्प्लॉई कस्टमर है, उसकी सैलरी है 20,000 और उसने अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए रखे होते हैं, एक प्रोविज़न रखा होता है कि मैं 5,000 अपने घर के सामान के लिए हर महीने खर्च करूंगा, लेकिन आपने उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी 6,000 रुपये। एट द एंड ऑफ द मंथ वो आपको सिर्फ 5,000 दे रहा है, तो आपका 1,000 रुपये वहाँ पे फंस गया। तो आपको ये रिस्क है अगर आपने उसकी क्रेडिट लिमिट कैप नहीं की, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं की 5,000 तक की। तो जब हम क्रेडिट पे किसी कस्टमर को कोई चीज़ देते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ रिस्क, वो हम पढ़ेंगे। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑफरिंग क्रेडिट, देयर आर सब्सटेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑफरिंग क्रेडिट टू योर कस्टमर्स इन इंटरेस्ट, बैंक फीस, स्टाफ कॉस्ट ऑफ चेजिंग आउटस्टैंडिंग डेट स्पेशली व्हेन लेट और नॉन पेमेंट। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने एक कस्टमर को उधार पे चीज़ें दे दी, उसके साथ कुछ और खर्चे होते हैं इस उधार को रियलाइज़ करने में, मतलब ये उधार के पैसे कस्टमर से लेने में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे लगते हैं। वो एक्स्ट्रा खर्चे क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने शॉप को चलाने के लिए बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक आपसे चार्ज करता है इंटरेस्ट, लेकिन आपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए और आपको पैसे आ रहे थोड़े लेट, तो जितना आपको वहाँ से पैसे लेट आ रहे हैं उतना ही लेट आप यहाँ पे बैंक को दे रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट। तो जितना लेट आप बैंक को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये इसके साथ कॉस्ट आ रहा है, इसके साथ एक्स्ट्रा खर्चा है क्रेडिट पे गुड्स भेजने का। या आपका जो स्टाफ है, आपके फॉर एग्जांपल आपका जो स्टोर है उसमें 3-4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अब 3-4 एम्प्लॉय आपको वहाँ पे असिस्टेंट्स आपको स्टोर चलाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब आप क्रेडिट पे किसी बंदे को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप इन 4 में से एक बंदे को उठाते हो, यथ वनान कशर पे तुम वगरे सोजान तमिस, तुम वन तमिस नियर सा फलान नफरस गस वगरे, फलान फिस्त नफरस गस वगरे सह दार पोंस गो। जो ये बंदा आपने शॉप में असिस्टेंट्स के लिए रखा था वो कोई दूसरा काम कर रहा है, जबकि उसका काम था शॉप में असिस्टेंस कर रहा, लेकिन क्रेडिट की वजह से वो बंदा जा रहा है आपके कस्टमर्स के पास ताकि आपके पैसे आ जाएं, हालांकि ये आपका काम नहीं है, आपके उस असिस्टेंट्स का काम नहीं है जो आपने असिस्टेंट रखा हुआ, ये कस्टमर का काम है कि कस्टमर आए, जो आपके वो पैसे उस पे है उधार है वो आपको दे। लेकिन चूंकि आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, आपकी पॉलिसी, आपकी स्टोर की पॉलिसी आप क्रेडिट पे दे रहे हो, तो ये बंदा, ये आपका जो असिस्टेंट है, अपना उसकी जो जॉब प्रोफाइल, उसका यूजुअल जो काम है आप असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसके बजाय क्या कर रहा है वो, आप उसे कह रहे हो कस्टमर के पास जाओ, उसे बोलो कि पैसे दे दे। तो जो आपको एम्प्लॉय असिस्टेंट्स को, जो अपने असिस्टेंट को आप पे कर रहे हो किसी और काम के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो कोई और काम कर रहा है, तो ये भी एक कॉस्ट एसोसिएटेड है क्रेडिट पे गुड्स बेचने का। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, पहले समझते हैं डेट क्या होता है, फिर समझते हैं बैड डेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने उधार पे किसी को कोई चीज़ दे दी, तो वो जो चीज़, जो वो कस्टमर है जिसने आपसे उधार पे चीज़ ली, वो आपका बनता है डेटर। डेटर मतलब उस पर आपकी उधारी है, और जितना उस प्रोडक्ट का वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ की चीज़ उसे उधार पे दे दी, तो वो 100 रुपीज़ जो है वो है डेट, उस पर कर्जा आपका, पर्सन को कहेंगे डेटर आपका, कर्जदार आपका, और जितना अमाउंट उस पर कर्जा है आपका उसको कहेंगे डेट। कर्जा मतलब डेट, कर्जदार मतलब डेटर। अब बैड डेट क्या होता है, अब वो जो कस्टमर है आपके पास, उस पर आपके 1,000 100 रुपये कर्जा है,
बट ड्यू टू कोई भी रीज़न, ड्यू टू मल्टीपल रीजन या ड्यू टू वन ऑफ रीजंस वो आपको वो आपके वो 100 रुपये जो उस पर आपका कर्जा है वो आपको नहीं दे पाया, या उसके पास है वो नहीं दे रहा है, तो आपका 100 रुपये तो डूब गया, 100 रुपये आपका डूब गया। जो ये 100 रुपये आपका डूब गया इसे कहते हैं हम बैड डेट, वो कर्जा जो आपके पास वापस कभी आया ही नहीं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने 100 रुपये में किसी को 100 रुपये की चीज़ किसी को उधार दे दी, जिस बंदे ने वो उधार में ली आपसे वो होता है डेटर, मतलब आपका कर्जदार। और जितना वैल्यू होता है उस चीज़ का, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 100 रुपये, तो वो 100 रुपये उस पर है कर्जा, उसे कहते हैं डेट। बैड डेट होता है वो कर्जा जो आपने किसी को दिया हो लेकिन वो आपके पास कभी वापस आया नहीं, उसे हम कहते हैं बैड डेट। मतलब वो पैसा जो आपने किसी को दिया था वो डूब गया, आपको वापस मिला ही नहीं। तो जब हम क्रेडिट लिमिट ज़्यादा रखते हैं किसी कस्टमर की, इसमें चांसेस होते हैं कि हमारा बैड डेट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए स्टोर्स क्या करते हैं, इसीलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, वो क्रेडिट लिमिट को कैप करते हैं। कैप मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कस्टमर की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना पे कर सकता है हमें, वो उसी हिसाब से उसकी क्रेडिट लिमिट को कैप करते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, एनकरेजिंग कस्टमर्स टू पे क्विकर। अ क्रेडिट लिमिट कैन एक्ट एज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ लेवरेज फॉर योर कस्टमर टू रिमेन अंडर देयर क्रेडिट लिमिट। इट विल बी नेसेसरी टू मेक मोर फ्रीक्वेंट। देखो क्या होता है, जब क्रेडिट लिमिट कम होती है उससे क्या होता है कि कस्टमर को हमेशा अपने दिमाग में रहता है कि मैं फ़लानी दुकान से उधार पे लेता हूँ, मैं वहाँ से हमेशा हर मंथ 3-3 हज़ार रुपये की चीज़ें उधार लेता हूँ, उस शॉपकीपर ने मेरी क्रेडिट लिमिट सिर्फ 3 हज़ार रखी है। तो वो कस्टमर क्या करता है, वो आपको फ्रीक्वेंटली पेमेंट करता है। फ्रीक्वेंटली पेमेंट इन द सेंस वो आपको क्या कहते हैं, क्विक पेमेंट्स देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कस्टमर्स हैं, एक की क्रेडिट लिमिट है 10,000 और दूसरे की क्रेडिट लिमिट है 2,000। आपको किस कस्टमर से ज़्यादा जल्दी पैसे आएंगे? ऑब्वियसली उससे जिसकी क्रेडिट लिमिट 2,000 है, क्योंकि जो ही उसके 2,000 कंप्लीट होंगे वो आपके पास आएगा, आपको पे करेगा। और एज कम्पेयर टू द अदर कस्टमर जिसकी क्रेडिट लिमिट 10,000 है, वो पहले 10,000 की चीज़ें उधार पे लेगा, तब आएगा आपको वो पैसे देने। तो क्रेडिट लिमिट कैप करने का ये भी फ़ायदा है, ये कस्टमर्स को फ्रीक्वेंटली पे करने के लिए एनकरेज करता है। फोर्थ पॉइंट इज, हाई क्रेडिट लिमिट्स मे बी ट्रबलसम एज ओवर स्पेंडिंग मे मेक इट डिफिकल्ट टू मेक पेमेंट्स। जो हाई क्रेडिट लिमिट्स होती है इससे ये ट्रबलसम होती है। ट्रबलसम मतलब इससे परेशानियां होती है एक बिजनेसमैन को, एक स्टोर ओनर को, या अगर आप कोई छोटी शॉप चला रहे हैं, इवन आपके लिए भी एक परेशानी का सबब बनती है, ट्रबलसम होती है। देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें, आपने एक कस्टमर की क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा रखी है, तो वो क्या करता है, वो केयरलेस हो जाता है। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, आपकी जेब में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा खर्च होगा, जितना कम होगा उतना आप अच्छे से कैलकुलेटेड हिसाब से खर्च करेंगे। आपके अगर दो छोटे भाई होंगे, आप एक को 100 रुपीज़ दे दीजिए, एक को 10 रुपीज़ दे दीजिए एज एन एक्सपेरिमेंट। जिसके पास 100 रुपीज़ होंगे वो ज़्यादा केयरलेस होकर खर्च करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, अगर मुझसे 8-10 रुपये किसी चीज़ में वेस्ट भी हो जाते हैं, मेरे पास और एक्स्ट्रा पैसे हैं खर्च करने के लिए। एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रदर जिसको आपने सिर्फ 10 रुपीज़ दिया, वो कोई भी खर्च करने से पहले सोचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही कम है। यही चीज़ होती है जब आप एक कस्टमर को क्रेडिट लिमिट कम रखते हो और दूसरे की ज़्यादा रखते हो। जिसकी ज़्यादा क्रेडिट लिमिट रखते हो वो ओवर स्पेंड करता है। ओवर स्पेंड मतलब जो चीज़ें उसे चाहिए भी नहीं वो भी परचेज कर लेता है, क्योंकि उसे पता है मेरी क्रेडिट लिमिट ज़्यादा है। तो इससे फिर क्या चीज़ होती है, इससे इफेक्ट ये होता है जब उस कस्टमर को खर्च करते 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 एट द एंड रियलाइज़ होता है मैंने कितना ज़्यादा खर्च किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब अननेसेसरीली उसने पैसा स्पेंड किया होता है चीज़ों पे। तो फिर वो क्या होता है, वही पैसा उसके लिए बर्डन हो जाता है और वही पैसा फिर बैड डेट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि अब बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको फिर वो बहुत हैवी लगता है पे करना, और फिर शॉपकीपर्स का क्या हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार उस कस्टमर को कांटेक्ट करना पड़ता है अपने एफर्ट्स, अपने
क्या कहते हैं, अपना मनी स्पेंड करना पड़ता है, अपने ही पैसे को वापस लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा पैसे कैसे खर्च करने पड़ते हैं? फॉर एग्जांपल, आप उसके पास बार बार जा रहे हो, तो जब आप बार बार जा रहे हो, आप किसी को भेज रहे हो वहाँ पे, और जिसको आप भेज रहे हो वहाँ पे उन्हें आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, या अगर आप खुद जा रहे हो तो आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, आपका टाइम जा रहा है उसमें, तो अपना ही पैसा लेने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्रेडिट लिमिट को रेस्ट्रिक्ट करने के क्या मेरिट्स हो सकते हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं, और अगर हम ना करें क्रेडिट लिमिट को कैप तो क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं एक स्टोर ओनर के लिए। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कल हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ हैंडल लेट पेइंग कस्टमर्स, डीलिंग कस्टमर्स विद ओवरड्यू पेमेंट्स। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पिंग करें, आप मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।